अक्सर हम लोग बचपन में उत्तराखंड जाते थे, चाहे गर्मियाँ हो, बरसात का मौसम हो या नवरात्रों का टाइम। इतने मैसिव मौके पे लैंडस्लाइड्स हमने कभी सुनी नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ उत्तराखंड में कि अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, कहीं लैंडस्लाइड हो गई है, कहीं-कहीं पे तो हमने देखा ज़मीन धँसने लग गई है। आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि ऐसा व्हाट इज़ गोइंग ऑन या व्हाट वेंट रॉन्ग? तो इसी मौके पे आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सती, जो बहुत फेमस भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं और अक्सर वो विभिन्न मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहते हैं। वो कई सामाजिक संगठनों को भी हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सती, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द बिग पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। संदीप भाई बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी बोला इंट्रोडक्शन में, पहले उत्तराखंड बहुत लश ग्रीन होता था, आज पेड़ दिखने को भी नहीं मिलते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड की वो जो ग्रीनरी है वो कहीं गायब हो गई है। तो जो क्या ये हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो आज की भौगोलिक समस्याएँ हैं जो उत्तराखंड फेस कर रहा है? हाँ, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ विशिष्ट हैं, ये बात सही कही आपने। ये भी बात सही कही कि आपने वो उस तरह से ग्रीनरी नहीं दिखती है। अगर दिखती है तो ग्रीनरी का पैटर्न चेंज हो गया है। अब वो पेड़ नहीं दिखते हैं, पेड़ों की दूसरी आमद आ गई है, ये बात सच है। लेकिन इसके पीछे बहुत हद तक उत्तराखंड की या हिमालय की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति और उसके अतिरिक्त वैश्विक परिदृश्य में हो रही है जलवायु बदलाव और मानव के क्रियाकलाप जो बहुत बड़े पैमाने पर हिमालय में विकास के नाम पर जो हो रहे हैं, ये 3 चीज़ें इन चीज़ों के कारण ये बदलाव आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये आप जानते हैं कि हिमालय विश्व के सबसे युवा भंगुर पहाड़ हैं, उसमें हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कहते हैं मतलब वैज्ञानिकों का ये प्रूवन फैक्ट वैज्ञानिक देते हैं कि हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया अभी जारी, हिमालय अभी भी उठ रहे हैं। इस उठने की प्रक्रिया में हिमालय में बहुत हलचल हो रहे हैं, यहाँ की चट्टानें टूट रही हैं, भंगुर हो रही हैं और पहाड़ बहुत अधिक शार्प हैं, अधिक स्टीप हैं, उन पे वो ज़्यादा खड़े हैं, इसलिए यहाँ भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और अन्य जो इस उत्थान की प्रक्रिया के जनित जो प्रभाव हैं, वो सब दिख रहे हैं। इसलिए वि हिमालय बहुत विशिष्ट है, हिमालय क्षेत्र बहुत विशिष्ट है। हिमालय के में कोई भी अगर क्रियाकलाप आपको करना है, तो उसके लिए इस विशिष्टता को, इस भंगुरता को, हिमालय की इस फ्रिजिलिटी को आपको ध्यान में रखना होगा। हम दुनिया भर में देखते हैं बड़े-बड़े माउंटेन्स हैं, चाहे एटलस रेंज हो, चाहे रॉकी रेंज हो और कहीं भी आप चले जाइए, सड़कें वहाँ भी बिल्कुल बनी हुई हैं, चौड़ी सड़कें हैं, 2-2 3-3 लेन की होती हैं और जो स्पीड होती है वहाँ और भी ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट यस, वो बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से विश्व अग्रसर हो रहा है, तो वो एक जिसे कहते हैं ना हम इंग्लिश में कि नीड ऑफ एन आवर, वो है। ऐसा क्या हो रहा है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, उनकी वजह से एक जलवायु को इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है। जबकि हम दूसरी साइड देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ भी डेवलपमेंट हो चुकी है। आज से पहले हुई है जब टेक्नोलॉजी इतनी पैरिश नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है उत्तराखंड में? आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की अनदेखी करी गई है या किन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? आपने आल्प्स की बात करी, एंडीज़ की बात करी आपने ए और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें अगर हम बताएँ, तो हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया आज जारी है, अभी भी जारी है। हिमालय उनसे भी युवा है, बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के हैं। 2 तीसरी बात जो यहाँ के विकास एक तो बड़े पैमाने पर और बहुत तेज़ी के साथ बड़े पैमाने पर विकास के क्रियाकलाप यहाँ शुरू किए गए और उनमें जो मापदंड है, निर्धारित मापदंड है, कि अगर हिल साइड अगर रोड बनानी है, उसका एक प्रोटोकॉल है। यहाँ कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वैज्ञानिकों ने उसके प्रोटोकॉल बना रखे हैं कि इस तरह से करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उनके बड़े पैमाने पर वायलेशन हुआ और इसलिए हमको दिखता है कि दरारें दरख्त पहाड़ दरकते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रही बात क्लाइमेट चेंज की, आपने बात करी कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये हिमालय में किए जा रहे क्रियाकलापों के कारण नहीं हो रहा है। ये पूरे वैश्विक स्तर पर जो क्रियाकलाप बढ़ गए हैं या जो कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो फॉसिल फ्यूल जो तेल हम बहुत ज़्यादा जला रहे हैं गाड़ियों के रूप में या बहुत विभिन्न मिलों के विभिन्न कारखानों से जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या उसकी सहायक गैसों का, उसकी वजह से वातावरण गर्म हो रहा है। इसका
और ये वैश्विक स्तर पर किए जा रहे क्रियाकलापों का असर पूरे विश्व की जलवायु पर पड़ रहा है और ये वैज्ञानिकों ने पाया है कि वैश्विक स्तर पर जो जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, 0.16 डिग्री प्रति दशक के हिसाब से पूरे विश्व का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि हिमालय में यह वृद्धि की दर 0.32 डिग्री मतलब दुगनी है। तो हिमालय पे इस वैश्विक क्रियाकलाप मानव के क्रियाकलाप का असर दुगुना पड़ रहा है। इसलिए हिमालय में जो भी आपदाएँ दिखती हैं, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखती हैं, वो एग्रीवेट होकर आती हैं, वो बड़े पैमाने पर आती हैं, वो बड़ा मैग्नीफाई होके आती में ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है। तो अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, आज से 20 एक साल पहले जब एनटीपीसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, या उससे भी अगर थोड़ा-सा 1-2 दशक पहले जाऊँ जब ये टिहरी डैम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उससे पहले अक्सर आपदाएँ इतनी नहीं आती थी या भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की उतनी विषम नहीं थी, उतनी खराब नहीं थी। तो ये जो छोटे-छोटे डैम्स बन रहे हैं या सड़कें बन रही हैं, सड़कों के नाम पे क्योंकि हिमालय आप ऑब्वियसली मेरे से बेटर जानते हैं, लेकिन हिमालय जो है वो कंपैरेटिवली बहुत नया है, बच्चा है एज़ कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स। तो उसमें हम जिस तरीके से ड्रिलिंग करते हैं, जिस तरीके से हम डायनामाइट से जो हम उसकी जो टनलिंग कर रहे हैं, क्या ये कुछ इम्पैक्ट कर रहा है? क्योंकि इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स तो बहुत देख रहा हूँ मैं। दूसरा मैं इसी में क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अध्ययन करा मैंने, तो उसमें मेरे को जो समझ में आया एक पैटर्न है उत्तराखंड में हर चीज़ का। जैसे हम बात करते हैं अक्सर कि फॉरेस्ट फायर, तो वो आप देखेंगे कि वो 15 फरवरी से शुरू होता है फॉर सम रीज़न, और वो बाय एंड ऑफ फरवरी तक रहता है। अब उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो अभी हम नहीं डिस्कस करते, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। प्लस हम जो नई डेवलपमेंट हो रही है उनमें नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो बच्चों में हम पढ़ते थे कि वृक्ष लगाने से मिट्टी को होल्ड करता है, वृक्ष की जड़ जो होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फॉरेस्ट फायर है और जो ये अनमैनेज जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जिसमें हम होटल्स की बात करते हैं, जिसका जहाँ मन आ रहा है आजकल रिज़ॉर्ट बना रहा है। आपने सही प्रश्न उठाया, लेकिन 2-3 चीज़ें हिमालय दस्तूर चट्टानों का मजबूत चट्टानों का पहाड़ है, ये भी सच है। लेकिन मजबूत चट्टानों में दरारें हैं। अब वो दरारें क्यों आई? हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया, उठने की प्रक्रिया अभी तक जारी है, इसलिए उसमें दरारें आ रही हैं, लगातार आ रही है। उन दरारों में पानी घुस जाता है, उन दरारों में रगड़न होती है आपस में, जो दोनों तरफ की चट्टान रगड़ती है, उसकी वजह से मिट्टी बनती है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। ये ने कहा कि 2 दशक पहले, 25 साल, 30 साल पहले हम देखते थे इतनी मात्रा में लैंडस्लाइड नहीं होते थे, क्लाउड बर्स्ट नहीं होते, फ्लैश फ्लड नहीं आते थे। उसका कारण ये है कि राज्य बनने के जस्ट बाद बड़े पैमाने पर सड़कों का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और सड़कों का कंस्ट्रक्शन इस कदर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मानकों की अवहेलना की गई। वहाँ जेसीबी का ड्राइवर अलाइनमेंट तय करता था। 1 साल में 1000 से 1500 किलोमीटर सड़क बनी और इस सड़क बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ़ ये किया गया कि पहाड़ खोदा गया जेसीबी द्वारा और नीचे धकेल दिया गया, मिट्टी नीचे धकेल दी गई या पत्थर, मिट्टी जो भी चट्टान भी है। उससे क्या हुआ, एक तो ऊपर जो जेसीबी ने जहाँ पे रोड बनाई उसके ऊपर का पहाड़ संवेदनशील हो गया, उसका स्लोप कट गया, उसका स्लोप एंगल चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए लैंडस्लाइड उसको नीचे आना ही आना है। दूसरा जो नीचे की तरफ डंप किया जो मलबा, उसकी वजह से पेड़ टूटे, पत्थर चट्टानें टूटी, उसकी वजह से मिट्टी नीचे को गई, नदी में गाद आई, नदी में बाढ़ आई और पहाड़ों की संख्या में वृद्धि हुई, बड़ी पहाड़ों के आकार में भी वृद्धि हुई और संख्या में। 1 किलोमीटर, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि 1 किलोमीटर पहाड़ में सड़क बनाने में 30 से 60 हज़ार घन मीटर मलबा पैदा होता है। अब आपने यूरोप में देखा होगा ये मलबा वहाँ भी पैदा होता है लेकिन उसको प्रॉपर डंपिंग की जाती है। यहाँ सीधे उसको स्लोप में फेंक दिया जाता है। वो इस तरह से पिछले 25 साल में हमने करीब-करीब 45-50 हज़ार किलोमीटर सड़क बना दी। तो करीब 200 से 300 करोड़ घन मीटर मलबा, 200 से 300 करोड़ क्यूबिक मीटर हमने केवल अकेला सड़क बनाने से पैदा किया और उसको डंप किया। इसी तरह से बहुत सारे डैम्स बने। एक-एक डैम में 1-1 50-50 लाख, 1-1 करोड़ से लेकर 2-2 करोड़ तक करोड़ घन मीटर मलबा पैदा हुआ। ये तमाम चीज़ें एकाएक बढ़ गई और वो मैनेज नहीं किया गया। बहुत ही पुरातन पद्धति से सड़कें बनाई गई, जिसमें कि खाली खुदाई की गई और उसको उसकी स्लोप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। इसकी वजह से ये भारी तबाही, आपको इरिवर्सिबल डैमेज
पता चलता है। जहाँ तक आपने फॉरेस्ट फायर की बात करी, तो एक बात इसमें एक तीसरी बात भी आती है कि 1980s में फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट में एक प्रावधान किया गया है कि 1000 मीटर से ऊपर चिपको मूवमेंट का प्रभाव था और ये कहा गया कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर कॉमर्शियल फेलिंग बंद कर दी गई। सारे पेड़ कोई भी कॉमर्शियल व्यावसायिक पर्पज के लिए काटे नहीं जाए। अब ये ऐसा हो सारी स्पीशीज के लिए, सारे प्लांट की किस्म के लिए, सारे ट्रीज के लिए एक जैसा उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया चीड़ ने। चीड़ की चीड़ की प्रवृत्ति होती है फायर, इसको कहते हैं फायर प्रमोटिंग फायर रेसिस्टेंट स्पीशीज। ये आग को प्रमोट करता है, अपने आप को आग से बचाता भी। तो ऐसा हुआ कि इसने आगे प्रमोट करी, क्योंकि अब कटना तो बंद हो गया था। पहले सबसे ज्यादा चीड़ी के पेड़ कटते थे, नियंत्रित रहती थी उनकी पॉपुलेशन। अब इन्होंने काटना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। बांज को भी काटना बंद कर दिया, तो चीड़ को भी काटना होना ये चाहिए था। चीड़ में कंट्रोल्ड फेलिंग रखनी चाहिए थी, उसमें सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए थी, जिससे कि उसकी तादाद नियंत्रित रहे। वो ऐसा नहीं। अब चीड़ ने इसका बड़ा फायदा उठाया कि पेड़ नहीं काटे जा रहे, तो उसने हर प्रतिवर्ष उसने आग को प्रमोट किया और आग से अपने आप को प्रभावित, उसको तो कुछ डैमेज नहीं हुआ और वनस्पतियों को डैमेज हो गया, बांज को, फ्रांस को, अयार को। इस तरह से अब जहाँ-जहाँ डैमेज जहाँ आग लगा, वो वनस्पति खत्म हुई, वहाँ चीड़ चले गए। तो चीड़ बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए जो पहले आग की घटना 5 साल, 10 साल, 15 साल में बड़ी विभीषिका के रूप में आती थी, प्रतिवर्ष फायर सीजन में विभीषिका के रूप में आ रहा है। तीसरा कारण इसका ये है कि आपने ठीक कहा कि 15 फरवरी से और मई तक जाता है, कभी-कभी जून तक भी जाता है। और इसको फायर सीजन हम लोग कहते हैं। ये प्रवृत्ति देखी गई है कि अब ये फायर सीजन में बारिशें कम हो रही हैं। बारिशें कम होने की वजह से मॉइस्चर नहीं होगा, तो फिर पेड़ तो वहाँ ही बारूद के ढेर बना हुआ है, तो लगातार जंगल जलते रहेंगे। चौथा ये भी है कि जंगलों से लोगों का रिश्ता काट दिया गया। जंगलों से लोगों का रिश्ता अब उस तरह से नहीं रहा गया। सरकारी नीतियाँ ऐसी आई, तो अब लोग जंगलों से इंडिफरेंट हो गए और बहुत बड़ी तादाद में ये भी है, ये अनफॉर्चुनेट सत्य है कि लोग भी आग लगाते हैं और 5 मैं आपसे एक्चुअली सॉरी बात काट रही, ये मैं आपसे पूछने वाला था कि इस पूरी प्रक्रिया में मानव कारण कितने मतलब मानव कारण कितना बड़ा रोल प्ले करता है? फॉरेस्ट फायर तो प्राकृतिक तो इस मायने में है कि उस दौरान बारिश नहीं होती है, संवेदनशील बना रहता है, ड्राई रहता है, तो थोड़ा-सा भी कहीं पे भी चिंगारी आई, तो वो आग लग जाएगी। लेकिन मानव तो इस मामले में आग तो तिल्ली लगाती है ना, आग तो आदमी लगाता है, आग आग पेड़ थोड़ी लगाता है। चीड़ संवेदनशील है, प्रमोट करता है, लेकिन चीड़ आग थोड़ी लगाता है, आग तो आदमी लगाता है और आदमी भी 100% इसमें 99% जानबूझ के आग लगाई जाती है। अब इसमें बड़े झोल है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी झोल है, इसमें लोकल पीपल का भी झोल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी बड़ा झोल है इसमें। क्योंकि जब से ये ट्री फेलिंग बंद कर दी गई, तब से पहाड़ों में जो वनों से जो सीधा किसी का भी इंटरेस्ट है, चाहे वो सरकार का है या सरकारी मुलाजिमों का है या फिर प्राइवेट लोगों का है या जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका है, उनका केवल जंगलों से कोई रिश्ता नहीं रहा और अगर विभाग का कोई रिश्ता रह गया ज्यादा, तो उनका इंटरेस्ट रह गया प्लांटेशन में। अब प्लांटेशन हर साल एक ही जगह पे हो रहा है। अब उसको उसको आप लॉजिकल जामा कैसे पहनाओगे कि पिछले साल भी हमने प्लांटेशन किया और इस साल भी करना वही, तो उसके लिए जरूरी है आग का लगना। आग का लगना आग को एक लॉजिकल धरातल देता है। जी, जी, जी। सतीश जी, एक ना मज़ाक चलता है कि पेपरों में पेड़ लगते हैं और फरवरी के बाद मार्च में जब ऑडिट होता है, तो क्योंकि पेड़ पेपर में लगे हैं तो दिखाएँगे कहाँ लगे हैं, तो वो आग लगा देते हैं। तो नए पेड़ तो लगे ही नहीं, पुराने भी जल गए। ये बात सच है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं है कि पहाड़ की आग आग से बचा जाए, पर इसके लिए विभाग उस तरह से तैयार नहीं रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर उस विभाग अपने के लिए कंड्यूसिव समझता है, अपने से फेवरेबल कंडीशन समझता है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि उसके लिए प्लांटेशन का लॉजिक तैयार होता है। ईज़ी, हाँ, वो बहुत सारे वो कहते हैं ना कि सड़क मजबूत बनेगी तो उसकी फिर मेंटेनेंस में दोबारा टेंडर कैसे आएगा। तो ये तो आपने देखिए बिल्कुल सही बात बोली कि ये कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की ऐसी हैं जो बहुत नाजुक बनाती हैं। एज़ कंपेयर अगर आप कहीं और देखेंगे तो वहाँ शायद इतनी विषम परिस्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने और देखी, हम
अक्सर बचपन में सुना जाता था कि चार धाम यात्रा मतलब बुढ़ापे का काम होता था, कि जब आप 60-65 के होते थे उसके बाद अक्सर चार धाम जाते थे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं इसमें कोई रिलीजन तो नहीं देखता, लेकिन लॉजिकल रीज़न ये होता है कि बहुत कठिन होती थी चार धाम यात्रा, तो अक्सर लोग बुढ़ापे में जाते थे कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो चलो उम्र तो जी ली। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है कि चार धाम यात्रा धार्मिक ना रह करके एक आजकल के रील्स और इस ज़माने में वो एक पिकनिक स्पॉट ज़्यादा हो गई है और एक ट्रेंड आता है। आज से अगर मैं बोलूँ 2005-6 की बात है, जिसे देखो अगर 3-4 दिन की छुट्टी है तो वैष्णो देवी जाता था। आजकल वो फ़ोकस बदल के हो गया केदारनाथ। तो केदारनाथ में आपको धार्मिक लोग कम बल्कि जो छुट्टियाँ बिताने वाले ज़्यादा लगते हैं। इसका एक पॉज़िटिव मैं ये देखता हूँ कि टूरिज़्म बूम हो रहा है उत्तराखंड में, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन क्या उत्तराखंड इसके लिए सक्षम है इतना इतना बर्स्ट सहन करने के लिए, इस इम्पैक्ट को सहन करने के लिए? रीज़न ये है कि 2-2 लाख, 3-3 लाख के करीब लोग केदारनाथ जैसी जगह में आते हैं, जो इतना सेंसिटिव है इन टर्म ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो मेरे हिसाब से वहाँ पे तो साल के अगर 10,000 लोग भी आ जाएँ, वो भी बहुत बड़ी बात है और उसपे भी कंट्रोल होना चाहिए। पर चलो ठीक है, वी कैन आर्ग्यू ऑन दैट। लेकिन क्या उत्तराखंड रेडी है इसके लिए? हम हिंदुस्तानियों की जो मानसिकता है वो तो जग जाहिर है। हम आ रहे हैं, हम लाखों की संख्या में आ रहे हैं, हम कितना सारा वहाँ पे कचरा डंप करते हैं, हम ढंग से ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेस्ट मैनेजमेंट है, ना हम लोग इतने सिविक सेंसिबल हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर एक एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देख के उसको ढंग से डिस्पोज़ करें, जहाँ मन आता है फेंकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि बढ़ता हुआ टूरिज़्म इन उत्तराखंड, या मैं बोलूँ अनकंट्रोल्ड बढ़ता हुआ टूरिज़्म इन उत्तराखंड, क्या वो कितना इम्पैक्ट करता है जो आज की परिस्थिति है? टूरिज्म तो डिजास्टर बन के आ रहा है। सच बात तो ये है कि जिस जिस रूप में टूरिज्म आ रहा है, टूरिज्म इकोनॉमी के लिए बैकबोन हो सकता था, लेकिन हमने वो चलती हुई गाड़ी हमने छोड़ दी, जिसमें हम एक सेंसिटिव टूरिज्म की कल्पना कर सकते थे। मैंने लेह में देखा, लद्दाख में भी अच्छा खासा टूरिस्ट जाता है। आपको कहीं पे एक तिनका प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। आपको कहीं पे दूर-दराज भी आपको कहीं पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी। उन्होंने एक संवेदनशील टूरिज्म का कल्चर का डेवलप किया है। हमारे यहाँ दिक्कत ये होगी, ये पिलग्रिमेज ने जो तीर्थाटन है, उसको ही टूरिज्म समझा गया और प्रमोट किया गया। उसको तो उसमें तो लोग आते ही आते थे, सदियों से आते थे, उसको प्रचार-प्रसार की ज़रूरत नहीं थी। हमारे नेताओं ने केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जाके अपने बिल्कुल कैमरों के साथ जाके वहाँ जो फ़ोटो खींचे, जो प्रचार-प्रसार किया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक क्रेज़ जैसा, फैशन जैसा हो गया। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो खिंचाने वाला, कि जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने फ़ोटो खिंचवाया था, वहाँ पर जाके लोग टूरिस्ट। कितने लाइक आएँगे? आज की लैंग्वेज में कितने लाइक आएँगे? तो ज़्यादा लाइक आते हैं। हाँ, जाए लाइक आएँगे, लोग वहाँ चले गए। असल में क्या हो गया कि जो जो जाता था तीर्थ यात्रा पे, जिसके लिए वो बना था, वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए उनका उनका विश्वास ऐसा था, उनके लिए तो असंभव हो गया। वहाँ चले गया यूथ, एक नया क्रेज़ी यूथ चले गया, और वो इतनी बड़ी तादाद में चले गया कि जो गरीब, गुरबे, वृद्ध, जो अपने सारे ज़िंदगी का मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वहाँ जाते थे, उनके लिए तो अंदर घुसना ही दूभर हो गया, वहाँ जाना ही दूभर हो गया। तो वो हमने क्या कर दिया कि उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के लिए परंपरागत रूप से तीर्थाटन था, उस वर्ग को हमने गेम से बाहर कर दिया, और यहाँ एंटायरली डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन आ गई। दूसरी क्या क्या कर दिया हमने कि चौड़ी सड़कें, आप कह रहे हैं कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ने से आमदनी बढ़ेगी। पिछले साल केदारनाथ के 60% केदारनाथ रूट पे 60% ऑक्यूपेंसी, वो 80% के करीब जो होटल थे वो खाली रहे पूरे सीज़न में। इतनी भीड़ के बावजूद, हाँ, इस ये फ्लक्स क्या हुआ? ये फ्लक्स कहीं टिका ही नहीं। क्योंकि सड़कें अच्छी होगी तो लोग अब वापस। गौरीकुंड से रात दिन का आपने जाना जारी रखवाया। अब सड़क वहाँ तक तो पहुँचे लोग, जब तक सड़कें अच्छी थी, जब तक बारिश का मौसम नहीं आया था, आपने इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन आ गई कि आपने कहीं रुकने के लिए उनको निर्बाध रूप से चलने दिया, तो सारा जो अधिक टूरिस्ट आने से वहाँ के लोगों की रोज़ी-रोटी, वहाँ के लोगों की आमदनी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ना था, पड़ा उल्टा। और इसके ये इस बात का संकेत है कि आपको पहाड़ के लिए उसकी धारिता, उसका
कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड फ्लो को आप बिल्कुल आने दें और इससे ये केवल तबाही लाता है, ये कहीं से भी क्रिएटिविटी कहीं से भी सृजन नहीं लाता है, कहीं से भी निर्माण की बात नहीं होती है, ये बर्बाद कर रहा है। तो एक बात तो हम बार-बार ये कह रहे हैं कि तीर्थाटन को और पर्यटन को दोनों अलग रखो भाई। केदारनाथ के लिए भी वही नॉर्म्स नहीं है जो तुमको मसूरी या कहीं घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए या कहीं जाना है उसके लिए हो। केदारनाथ, बद्रीनाथ तो केवल वो जो लोग जाएँ जो बेचारे जिनका जो मोक्ष के उद्देश्य से जाते थे, जो जिनका पहले से ही वो अ, जिनके लिए परंपरागत रूप से ये टूरिज़्म ये तीर्थाटन। आप दूसरी बात ये है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं। जहाँ देखो जो चाहो बेतरतीब मलबा डाल रहा है, बेतरतीब वेस्ट डाल रहा है। उसकी वजह से सारा पहाड़ कूड़े का ढेर बन गया है। और तो और दुष्ट जी ज जिन दिनों ये बहुत पीक पे होती है वो यात्रा, तो सपोज़ गौरीकुंड से और ऊपर तक केदारनाथ तक लोगों के मल का ढेर बन के रह जाता है। पूरा केदारपुरी चारों तरफ महकने लगती है। जो पवित्र स्थान है, उसको आपने टट्टी घर बना के छोड़ मतलब जहाँ आप अपनी आत्मा शुद्ध करने जाते हो, ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो अनकंट्रोल्ड है ना उत्तराखंड में हर चीज़, मैं बोलता हूँ चाहे वो डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो टूरिज़्म आ रहा है, अदर देन जॉब्स प्रोस्पेक्ट उत्तराखंड में हर चीज़ अनकंट्रोल्ड बढ़ रही है। चाहे वो घरों का हो, चाहे वो अब आप देखिए बचपन में हम मेरे को याद है मैं शायद 12-13 साल का रहा हूँगा, एक बार लैंसडाउन गया था। उसके बाद जब मैं लैंसडाउन गया, जब मैं 2006-7 की बात होगी, तो तब भी थोड़ा बेटर था क्योंकि वो आर्मी कैंटोनमेंट है तो वहाँ पे कंट्रोल्ड है, वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, होटल भी 2-3 नहीं है। आप आज जाइए, आज लैंसडाउन के 2 किलोमीटर के रेडियस में तो कुछ ही नहीं है, उसके बाद चारों तरफ इतने होटल। आप जिम कॉर्बेट की बात कर लीजिए, आप ऋषिकेश की बात कर लीजिए, ऋषिकेश में घंटों जाम लगे रहते हैं। रीज़न ये है कि जो टूरिज़्म के चक्कर में जो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट हो रही है, जो जिसे कहते हैं ना कि दरवाजे खोल दिए आ जाओ। केदारनाथ में तो आप सोचिए ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आप वहाँ थार चल रही है। ये हमारे लिए तो ये तीर्थाटन और ये पर्यटन है, हमारे लिए केवल तबाही लेके आता है। भाई आप प्रतिवर्ष जो कांवड़ आता है ना हरिद्वार में, पूरा हरिद्वार में 15-20 दिन जो कांवड़ का तांडव रहता है, उसके बाद पूरा हरिद्वार नगरी बदबू से चारों तरफ मानव मल से, लैट्रिन से चारों तरफ पूरी महकती रहती है। ये है हमारे कुकर्म। हम इतने हिपोक्रेट हैं, पवित्र करना चाहते हैं अपने को, नदी में डूब के और जहाँ पवित्र करने के लिए जहाँ पहुँचते हैं, उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। तो ये है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हाल आजकल कुंभ में इलाहाबाद का भी हो रहा है, तो ये वहाँ बुरा हाल है। हाँ। बहुत ही बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। मैं इसी की आपकी बात पे एक बात जोड़ता हूँ कि हम आप कह रहे हैं ना पाप धोने जाते हैं, तो वो एक अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि यूं ही क्या कहते हैं कि कुछ तो पाप किए होंगे हमारे दिल ने, यूं ही नहीं गंगा में इतनी भीड़ रहती। तो बेसिकली सही कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ करने, लेकिन आप हरिद्वार में आप जाइए, हर की पौड़ी में कदम नहीं रखा जाता। बहुत शर्मनाक बात है ये, एक बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप वहाँ पे जाके डुबकी मारना तो दूर की बात है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी मची होती है। लोग बीड़ी सिगरेट पी के वहीं फेंक रहे हैं, खा पी के वहीं फेंक रहे हैं, मतलब इतनी गंदगी होती है। अच्छा, हमने काफी अच्छी डिस्कशंस करी और काफी कुछ मुद्दों पे उठाया, लेकिन आपका ऐसा क्या सुझाव है गवर्नमेंट को लेकर के कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट में हमसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं, क्योंकि तभी वो वहाँ पे और हम यहाँ पे हैं। तो उन लोगों ने भी अप एंड डाउन देखे होंगे, इन एंड आउट देखा होगा, पूरी कैलकुलेशन करी होगी। बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, जब जैसे एनटीपीसी प्रोजेक्ट है या टीरी डैम है, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स आए होंगे जिन्होंने पूरी रेकी करी होगी एरिया की। बट अगेन समथिंग वेंट रॉन्ग, और जो कि किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रूवन एंड क्लियरली विजिबल। तो आपकी तरफ से ऐसे क्या सजेशंस हैं, और आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। तो प्लीज आप थोड़ा सजेशन कीजिए कि हाउ टू कंट्रोल, डैमेज हो गया है बट हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू गोइंग फर्दर, हाउ टू मेक इट बेटर। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। नहीं, बिगड़ तो बहुत कुछ गया बेसी और बहुत इरिवर्सिबल हो गया है। बहुत इरिवर्सिबल हो गया, बड़े पैमाने पर हो गया। लेकिन क्या किया जा सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हम कम से कम जो बर्बाद हो गया है, उसमें एलिमेंट्स ढूँढे कि कहीं से कुछ को रोका जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो सड़कों से और जो इससे डैम्स से जो निकला हुआ मलबा है, वो अभी भी ढालों पे ऐसे
अनियंत्रित रूप से फेंका हुआ है, उसको मैनेज करने की व्यवस्था की जाए। उसपे नीचे से रिटेनिंग वॉल डाली जाए, जिससे कि वो रुके, वो मलबा रुके, नदी बारिश के टाइम पे वो नदियों में जाके तबाही ना मचाए, ब्लॉकेज ना करे। दूसरा, आपने ठीक कहा था कि इसमें प्लांटेशन बहुत बड़े पैमाने पर इन मलबों के ढेरों पे होना चाहिए। तीसरा तीसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे वो बस्तियाँ बसने के क्षेत्र, अर्बनाइज़ेशन के क्षेत्र में हो, या चाहे वो पर्यटन पर्यटकों के जाने के क्षेत्र में हो, सारी वैलीज़ की, केवल किसी टाउनशिप विशेष की नहीं, वैलीज़ की कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, धारिता क्षमता निकालनी पड़ेगी और उसपे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा लोग नहीं जाने चाहिए। जितने लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था भी करनी है, ये भी सरकारों की ज़िम्मेदारी है। वेलफेयर गवर्नमेंट यही होती है कि भाई अगर 25,000 लोग भी आ रहे हैं, 25,000 लोगों के हिसाब से आपको टॉयलेट उतने बनाने पड़ेंगे। आप उन पर कंट्रोल रखने के लिए आपके पास कोई ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय इतना संवेदनशील नहीं होता है, तो उनको संवेदनशील बनाने के लिए कि भाई तुम मलबा अपना वहाँ नहीं, आप अपना मलबा वहाँ जो भी तुमने कूड़ा-करकट रख रखा है उसको रोकोगे, कम से कम उतने। और एक बात और है कि सड़कें अच्छी बनाने का मतलब तेज़ ट्रैफ़िक। अब आप देखिए इतने लोग मर रहे हैं इस भीड़ में कि अब उसका कोई ज़िक्र ही नहीं हो पहले एक कोई डेथ हो जाती थी केदारनाथ में तो लोग बोलते थे भाई एक यात्री की डेथ होगी, बड़ा बवाल होता था, अखबार में आता था। अब प्रतिदिन मर रहे हैं, कारण क्या है? ऋषिकेश में है 600 मीटर पे ऋषिकेश और 3000 मीटर पे है बद्रीनाथ। एक दिन में आप 600 मीटर से और एलिवेशन पे 3000 मीटर एलिवेशन पे जा रहे हैं और वहाँ चल रहे हैं। सडन कोलैप्स हो रहे हैं लोग। लोगों का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, मर जा रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है कि आपको एक दिन में निर्धारित करना पड़ेगा कि और एक्लिमेटाइज़ होने के लिए वक़्त देना पड़ेगा। अब ये ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो सोच रहे हैं 3 दिन में 2 यात्राएँ कर दें, 3 दिन में 2 जगह 2 धाम यात्रा कर दें या 7 दिन में 4 धाम यात्रा कर दें, 6 ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। लोगों के शरीर की भी बायोलॉजी भी समझनी पड़ेगी और क्षेत्र की संवेदनशील क्षेत्र की भंगुरता, वहाँ की संवेदनशीलता भी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से धारिता क्षमता, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी वो देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी जो कि किया जा सकता है। ज्ञान तो होगा, लोगों को आपने ठीक कहा कि इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है। चाहत नहीं है, अटैचमेंट नहीं है और अटैचमेंट दिस दिस जब जिस तरह का मेस होता है, इस तरह का एनार्की जब होती है, तो उसमें कमाई के बड़े अवसर आपदा होते में अवसर। हैं। हाँ, नहीं, देखिए आपने जो बोला ना ये हाई एल्टीट्यूड वाली बात, ये अक्सर लोग ना बात करते ही नहीं है। इसमें कहते हैं ना वो चेरी ऑन द टॉप क्या है, ये जो आजकल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है। आप सोचिए, आपको एकदम मतलब विदिन चलिए आप बाय रोड जा रहे हो तो फिर आप थोड़ा टाइम थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर जा रहे हो। पर हेलीकॉप्टर में आप सीधा वहाँ उतर रहे हो। तो वो मेरे को याद है 2006 में उस समय हम यंग थे तो वो राइड करके मैं लद्दाख गया था। तो मनाली से 4 दिन लगे थे पहुँचने में क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। ये भी आजकल अभी न्यूज़ में आता नहीं है बट क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल में इंटरेस्ट रहता हूँ, मेरे ग्रुप्स हैं काफ़ी दोस्तों के साथ वो जाते हैं तो वो बता रहे थे कि कई होने लगी हैं ऐसी कैजुअल्टीज़ जिसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से जो कई होती हैं डेथ। मुझे याद है कि हमारा एक दोस्त हम तो बाइक से गए वो बाय एयर वहाँ पहुँचा। उसको पहले 6 घंटे के लिए केबिन में रखा था एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया। क्योंकि उसको एक्लिमेटाइज़ होना था और उसको बोला कि अभी भी बाहर जाके आप सिर्फ लेह में घूमेंगे 2 दिन। उसके बाद आप कहीं और जाएँगे। हमने खारदुंगला वगैरह जाना था। क्योंकि हम बाय रोड आ रहे थे, 4 दिन में पहुँचे तो हमको भी फ़ील हो रही थी चलने में, थोड़ी साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर आप उन लोगों की सोचिए जो सीधा जहाज़ से उतर के इस एल्टीट्यूड में आ रहे हैं या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें जो देहरादून से बैठे या ऋषिकेश से जब हेलीकॉप्टर में बैठे और विदिन 45 मिनट्स वो बद्रीनाथ, केदारनाथ पहुँच गए। अब आप सोचिए कि ना उनका लंग्स और वैसे ही जो प्लेन का जो हेलीकॉप्टर का जो केबिन है, वो तो वैसे ही प्रेशराइज़्ड होता है। आपको इमीडिएट उतरना है। मैंने वीडियोज़ देखे हैं, एकदम उतर के आप भागते हुए जाते हो। वहीं पे आप आधा अपना काम खराब कर देते हो। कई कोलैप्स हो रहे हैं, कई कोलैप्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक चीज़ चलिए भई बहुत अच्छी बातचीत है लेकिन एक समाप्ति की तरफ जाते हैं तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम अक्सर बोलते हैं कि लोग खराब हैं, लोगों को सेंस नहीं है। मैं एग्री करता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि 30% एग्रीमेंट है, 70% जो है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से होती है। एक चीज़ कही जाती है जिसे टॉप टू बॉटम कांसेप्ट होता है
अब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट इतना हाई रेगुलेटरी सेट करती हैं रेगुलेशन कि लोगों को मानना पड़ता है। लेकिन लोगों का माइंडसेट करने के लिए स्कूलिंग में जो सिविक सेंसेस हैं, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई जाती हैं, जो सिविल राइट्स हैं, सिविल नॉलेज है, कि वो जो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हाई स्टैंडर्ड सेट करा जाए हर चीज़ में, और साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको मेक श्योर करा जाए, प्रॉपर उनकी चेकिंग हो, प्रॉपर उनका मेडिकल सेट हो, बिल्कुल। और उनकी 1-2 घंटे की क्लास लगाई जाए कि आपको वहाँ जाके ये करना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की क्या इम्पैक्ट्स हैं, आपकी इन हरकतों से क्या हो सकता है। बिल्कुल ये सही बात आपने कही और ये कहना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस ड्राइव चलानी पड़ेगी आपको। आपको टीचिंग लोगों को वो करना एजुकेट करना पड़ेगा इसके मामले में। ये और ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो हर जगह होना चाहिए। मतलब जहाँ-जहाँ से यात्री आ रहे हैं, बसेस शटल आपने लगा रखे हैं। एयरपोर्ट से लेकर शटल से लेकर बसें प्राइवेट वगैरह हर जगह ये बताओ एडवाइज़री जारी हो कि वहाँ 15 मिनट या 5 मिनट आप गाड़ी में ये क्या डोंट डूज़ एंड डोंट्स ये तो एडवाइज़री जारी हो। ये सब एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ। और उसके अलावा पूरी जगह-जगह आप सीसीटीवी कैमरा लगाएँ या कुछ इफेक्टिव मेजर्स करें, चाहे लोकल लड़कों को इसके लिए रोज़गार दें। हाँ, एसडीआरएफ एक टीम बना सकती है लोकल लोगों की, लोकल वॉलंटियर्स की। लोकल लोगों के हर कस्बे में एक टीम बने कि जो यही मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई कूड़ा तो नहीं कर रहा है। इससे लोकल में भी जागृति आएगी और इससे उनकी दिनचर्या भी हो और हर हर यात्री से इसके लिए पैसा लिया जाए। एग्ज़ैक्टली, और क्या है कि आप देखिए, आप लोगों को बोल रहे हैं कूड़ा नहीं डालना, लेकिन आप एज़ अ गवर्नमेंट या एज़ अ अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 50 मीटर में आपको बिन्स लगाने हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ आप लोगों को बोलेंगे कि आपने देखिए हमने ये सारी सुविधाएँ दी हैं, तो प्लीज़ ये शौच की सुविधाएँ हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ मेरे को याद आई कि उत्तराखंड से एक नई सड़क बन रही है मानसरोवर की, जो यात्रा थोड़ी आसान कर देगी। खुशी की बात है, मैं जाना चाहूँगा, लेकिन एक तरफ से मेरे को डर लगने लगा कि जो हाल उत्तराखंड का हो गया, मानसरोवर का हो जाए। वो तो अति संवेदनशील एरिया है। मानसरोवर के लिए चाइना एग्री होगी क्या इसके लिए रोड के लिए? अब देखिए, मीडिया को पे ही भरोसा करना पड़ेगा। भाई गॉड नोज़ क्या सच्चाई है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन ये इसमें डिज़ास्टर्स की ज़्यादा संभावना है। हालाँकि ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ से बना था। डिज़ास्टर अगर कंट्रोल, जैसे आज कंट्रोल्ड है मानसरोवर यात्रा, अगर वैसे ही कंट्रोल रहेगी तो होपफुली सब ठीक रहेगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है। तो अभी ये बहुत बढ़िया डिस्कशन। जी, डॉक्टर सती, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वाक़ई में बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को काफ़ी कुछ पता है उत्तराखंड के बारे में, पर नहीं। जो डिटेलिंग आज आपने बताई है, तो कहते हैं ना कि क्षीण पर ही हैं अभी हम। तो आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ लोगों में कुछ जानकारी बढ़ेगी, और थोड़ा-सा अपने हम एरिया को लेके संवेदनशील होंगे। ना सिर्फ़ पहाड़ बल्कि मैदान में भी बहुत डिज़ास्टर हो रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है वो अकेला इंडिया नहीं, वर्ल्ड इम्पैक्टेड है। तो समय के साथ बदलते हुए स्वरूप को हमें भी बदलना है, ताकि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी धरती है, ज़मीन है, जहाँ हमें रहना, हमारी आने वाली नस्लों को रहना है, तो हम कुछ ऐसा छोड़ जाएँ कि उनके लिए बिल्कुल स्वरूप और एक एनवायरनमेंट रहे। तो इसी सब के साथ बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सती आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप सब प्लीज़ जुड़िए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।